वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 21 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है वेनेडियम के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल वेनेडियम अभी हाल ही में गुजरात में खंबात की खाड़ी में एकत्र किए गए एक तलछट के नमूनों में पाया गया। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक बी और परमाणु क्रमांक 23 है। ये एक सिल्वर ग्रे और लचीला धात्विक तत्व है। इसका अधिकांश धातुओं की तुलना में एक कठिन है और क्षार और एसिड के खिलाफ अच्छा संक्षारण प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। इसका बैकग्राउंड तो यह इसकी खोज 1801 में स्पेनिश खनिज विज्ञानी एंडेस मैनुअल डेल रियो ने की थी, जिन्हें इसे एरिथोर्नियम नाम दिया गया था। लेकिन अंततः ये माना गया कि ये केवल अशुद्ध क्रोमियम ही था। इस तत्व की पुनः खोज 1830 में स्वीडिश रसायन विज्ञान नेल्स ग्रेबियल और सेपस्ट्रॉम द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसका नाम सौंदर्य और यौवन की स्कैंडिनेवियाई देवी बनाडिस के नाम पर रखा। ये अंग्रेजी रासायनिक हेनरी एनफील्ड रोस्को ने पहली बार 1867 में वेनेडियम क्लोराइड्स के हाइड्रोजन और अपचयन द्वारा धातु को अलग किया गया था। ये विभिन्न खनिजों और कोयला, पेट्रोलियम और संयुक्त रूप में पाया जाने वाला वेनेडियम पृथ्वी की सतह पर में 22वां सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। ये 60 से अधिक विभिन्न खनिजों में पाया जाता है, जिसे वेनेडाइनाइट या कार्बोनाइट, रोस्कोलाइट और पेट्रोनाइट शामिल हैं। वेनेडियम खनिजों के सबसे बड़े संसाधन दक्षिण अफ्रीका और रूस में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख निर्माता तो इसमें चीन और दक्षिण अफ्रीका और रूस हैं। आइए इसके अनुप्रयोग देखते हैं। तो वेनेडियम एक प्राथमिक उपयोग स्टील और अन्य धातुओं में मिश्र धातु के रूप में होता है। उदाहरण के लिए वेनेडियम स्टील में अपनी ताकत, कठोरता और उच्च तापमान और कठोरता बनाए रखने के लिए उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर उपकरण, कटलरी और संरचनात्मक सामग्रियों में किया जाता है। वेनेडियम फ्लो बैटरियों में वेनेडियम का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए एक विश्वसनीय, सुरक्षित और स्थिर समाधान के लिए किया जाता है। रासायनिक उत्प्रेरक तो इसमें वेनेडियम यौगिक उपयोगों का विभिन्न रासायनिक और प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन में। परमाणु अनुप्रयोग इसके क्या है? तो वेनेडियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों और संरचनात्मक सामग्री, न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में भी किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में वेनेडियम का प्रयोग तो ये मधुमेह और हृदय रोग और उच्च कोलेस्ट्रॉल सहित कई बीमारियों के लिए इसका इलाज किया जाता है। तो ये खंबात के खाड़ी में पाया गया, तो ये खंबात की खाड़ी के बारे में जान लेते हैं। तो यह गुजरात राज्य में भारत के पश्चिमी तट के साथ अरब सागर का प्रवेश द्वार है। पहले इसे कैम्बे की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। ये लगभग 80 मील तक फैला है। एक कठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग से विभाजित करता है। यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी गिरती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियाँ इसमें खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति तो ये पानी का अपेक्षाकृत उथला और घिरा हुआ भंडारण जैसा है। इसकी ज्वारीय और गतिविधियों और व्यापक कीचड़ की विशेषता है। ये दुनिया में सबसे ऊंची ज्वारीय श्रेणियों में से एक होने के लिए जाना जाता है, जिससे ज्वार नाटकीय रूप से बढ़ और गिर सकता है। खाड़ी के पश्चिमी भाग में छोटे प्रवेश द्वारों के आसपास कुछ मूंगा चट्टानें भी पाई जाती हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कोष के बारे में। तो अभी केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्री ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसके बारे में तो इसकी स्थापना 1982 में गरीब परिस्थितियों में रहने वाले गुजरे जमाने और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी, जिन्होंने खेलों में देश को गौरवान्वित किया था।
पिछले कुछ वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एक मुफ्त अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए मई 2016 को इसको संशोधित योजना लाई गई। इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष तक है। यह योजना आमतौर पर खिलाड़ियों और उनके आश्रितों के संकट को कम करने के लिए उनके कल्याण को बढ़ावा देती है। इस योजना के सक्रिय खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से एक समूह के रूप में प्रसारित किया जा सकता है। तो इसके फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे क्या हो सकते हैं? तो गरीब परिस्थितियों में रहने वाले खिलाड़ियों को सहायता मिलेगी और एक मुफ्त अनुग्रह वित्तीय सहायता अधिकतम 5 लाख रुपए है और 5,000 रुपये की मासिक पेंशन उन पुराने मेधावी खिलाड़ियों को जो अब गरीब परिस्थितियों में अभी भी जी रहे हैं। खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण और भागीदारी के दौरान लगी चोटों के लिए एक मुफ्त अनुग्रह वित्तीय सहायता दी जाएगी और अधिकतम 10 लाख रुपये जो मृत खिलाड़ी के परिवारों की सहायता के लिए अनुग्रह वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। और गरीब परिस्थितियों में रहने और प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपए प्रदान किए जा सकते हैं। चिकित्सा उपचार के सहायता के लिए वित्तीय सहायता रुपए से अधिक वित्तीय सहायता केवल 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इसकी किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी या गरीब परिस्थितियों में रहने वाले उसके परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किए जा सकते हैं। इसमें कोचों, सहायक कर्मियों, अंपायर और रेफरी और मैच अधिकारियों को सहायता एक मुफ्त वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए से अधिक नहीं और प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों और गरीब परिस्थितियों में रह रहे मृत सहायक कर्मियों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा सकती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पे ये जो खिलाड़ी के घर वाले हैं उनको 10 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि नहीं दी जा सकती है। आइए देखते हैं इसके पात्रता। तो ये आवेदक को एक सेवारत और सेवानिवृत्त खिलाड़ी, खेल डॉक्टर, खेल मनोवैज्ञानिक, खेल सलाहकार, फिजियोथेरेपिस्ट और मालिश करने वाले कोच, सहायक कर्मी, अंपायर, रेफरी और मैच अधिकारी सहित होना चाहिए। ये पात्र होंगे इसके। आवेदन के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो और आवेदक की स्वयं परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 4 LPA रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उसी को ये सहायता मिलेगी। आवेदन को निम्नलिखित में से एक रूप में अर्हता प्राप्त करनी होगी। इसमें प्रतियोगिताओं के लिए अपने प्रशिक्षण की अवधि के दौरान और प्रतियोगिताओं के दौरान भी घायल हो गए, उनके कठिन प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप या अन्यथा विकलांगता के कारण निर्धन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करने के लिए ये सहायता दी जा सकती है। और मृत खिलाड़ी का आश्रित मतलब उसके माता पिता या उसकी पत्नी, उसको भी ये राशि दी जा सकती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में। आइए देखते हैं ध्रुवास्त्र मिसाइल। तो कुछ इस तरह की ये डिजाइन की गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अभी हाल ही में स्वदेशी कम दूरी की हवाई से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ध्रुवास्त्र सहित कई पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में तो ये एक हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एंटी गाइडेड मिसाइल है और एक कम दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। यह ध्रुवास्त्र वायुसेना का हेलिना हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित नाग मिसाइल NTGM का संस्करण है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो यह इमर्जिंग इंफ्रारेड सीकर से सुसज्जित है और लॉन्च से पहले लॉक ऑन मोड में काम करता है। दागो और भूल जाओ मिसाइल की न्यूनतम सीमा 500 मीटर और अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है। इसे 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई में लॉन्च किया जा सकता है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे लक्ष्य पर भी हमला कर सकती है। मिसाइल डायरेक्ट हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों लक्ष्य में हमला कर सकती है। यह सभी प्रकार के मौसम में दिन और रात के दौरान और विभिन्न प्रकार के इलाकों जैसे रेगिस्तान, मैदान, पहाड़ और जंगलों में काम कर सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रुसेला कैनिस के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो अभी
हाल ही में 3 ब्रिटिश नागरिक ने ब्रुसेला कैनिस में संक्रमित हुए हैं, जो कुत्तों की एक लाइलाज बीमारी है जो पहले ब्रिटेन के कुत्तों में नहीं देखी गई थी। एक जूनोटिक डिजीज़ है और ये जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। मतलब जानवर अगर कोई दुधारू पशु है उसके लिक्विड से या इसका डेयरी प्रोडक्ट, उसका पनीर है और ये दूध है, छाछ है, इससे अगर ये मनुष्य खा लेगा और उसको ये बीमारी है तो ये मनुष्यों में भी फैल सकती है। और ये सांस मनुष्य में एक दूसरे संपर्क में आने से इसकी कुछ संभावनाएं होती हैं जो उससे मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकती है। तो आइए देखते हैं। यह ब्रुसेला कैनिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये कुत्तों के बीच अत्यधिक संक्रामक है और इसे प्रभावित कुत्तों में बांझपन, गतिशीलता संबंधी समस्याएं और असुविधा हो सकती है। ब्रुसेला की विभिन्न प्रजातियां जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, हिरण, एल्क, सुअर, अन्य जानवरों को ये संक्रमित कर सकता है। ट्रांसमिशन तो ये आमतौर पर कुत्तों पर संक्रमित शरीर और तरल पदार्थ जैसे मूत्र, योनि स्राव या अन्य संक्रमित कुत्तों के प्रजनन तरल पदार्थ के संपर्क में आने के माध्यम से ब्रुसेला कैनिस से संक्रमित होते हैं। ये संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क से मनुष्यों में फैल सकता है। इसके लक्षणों में तो ये विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है और इसमें सुस्ती, बुखार, सूजन, लिम्फ नोड्स, प्रजनन समस्याएं जैसे महिलाओं में बांझपन और सहज गर्भपात, जोड़ों में दर्द और पुरुषों में वृषण सूजन जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। इसका इलाज तो कुत्तों में ये बीमारी इलाज योग्य नहीं है और सरकारी दिशा निर्देशों के अनुशासित कार्रवाई के रूप में इच्छा मृत्यु की वकालत इसमें की जा सकती है। बीमारी को और अधिक फैलने से रोकने के लिए संक्रमित कुत्तों को आमतौर पर अलग कर दिया जाता है। इनके लक्षणों को प्रतिबंधित करने और बैक्टीरिया के भार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स निर्धारित की जा सकती है। हालांकि मनुष्यों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के विस्तारित आहार के माध्यम से प्रभावी उपचार उपलब्ध है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम के बारे में। तो विंड्स पोर्टल क्या है, आइए देखते हैं। तो ये एक पोर्टल अत्याधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी से संवेदनशील मौसम डाटा की सुरक्षा करता है। ये वित्त मंत्री ने अभी हाल ही में मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम विंड्स मैनुअल लॉन्च किया है। यह मैनुअल हितधारकों को विंड्स पोर्टल की कार्यप्रणाली, डेटा व्याख्या और प्रभावी उपयोग की गहन समझ प्रदान करता है। किसानों, नीति निर्माताओं और विभिन्न कृषि संस्थानों को अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाता है। मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल के बारे में तो ये जैसे जुलाई 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्नत मौसम डेटा विश्लेषण का लाभ उठाने के लिए लॉन्च किया गया, ताकि हितधारकों को कृषि मौसम संबंधी निर्णय के लिए कार्रवाई योग्य जानकारी मिल सके। विंड्स के माध्यम से किसानों को मौसम संबंधी जानकारी और डेटा उपलब्ध होगा। पोर्टल मंत्रालय की पैरामीट्रिक फसल बीमा योजना के साथ फसल जोखिम शमन और आपदा जोखिम की कमी और बीमा उद्योग द्वारा चलाए जा रहे गैर योजना पैरामीट्रिक बीमा कार्यक्रमों को भी साझा करता है। विंड्स पहल मौसम स्टेशनों और मजबूत नेटवर्क स्थापित करने पर जोर दे रही है। इसके पहल के माध्यम से ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम स्टेशनों का विस्तृत नेटवर्क स्थापित करने का लक्ष्य है। मौसम स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क मौसम के मिजाज को सटीक निगरानी और प्रभावी योजना, जोखिम मूल्यांकन और मौसम संबंधी चुनौतियों का समय पर जवाब देने में सक्षम होगा। इसका लक्ष्य मौसम की जानकारी उपलब्धता में अंतर को पाटना या न कम करना और जमीनी स्तर पर निर्णय निर्माताओं और किसानों हितधारकों को सशक्त बनाना है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बैटलिप्स कलामी के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुसैट के शोधकर्ताओं ने समुद्री टर्डीग्रेड की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम दिगंबत पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। बैटलिप्स कलामी के बारे में तो ये दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु के मंडपम में खोजी गई है।
ये नई प्रजाति जीजस बैटिलिप्स से संबंधित है। ये भारतीय जल क्षेत्र में खोजा जाने वाला दूसरा समुद्री टार्डिग्रेड है और ये पूर्वी तट पर खोजा जाने वाला पहला समुद्री है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भारत की जीनस बैटिलिप्स से संबंधित पहली वर्गीकरणीय रूप से वर्गीकृत प्रजाति है। ये जीनस बैटिलिप्स की 37वीं प्रजाति है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये आकार के हिसाब से लंबी औसतन 170 माइक्रोमीटर यानी 0.17 मिलीमीटर और चौड़ाई में लगभग 50 माइक्रोमीटर यानी 0.05 मिलीमीटर है। इसमें एक ट्रेपेजाइड आकार का सिर होता है जिसमें नुकीले सिरे वाले फिलामेंट जैसे उपांग या सिरे फैले होते हैं। ये सभी 4 जोड़ों पैरों में अलग अलग लंबाई संवेदी रीढ़ होती है। इसमें मादाएं नर की तुलना में थोड़ी बड़ी होती हैं। और टार्डिग्रेड्स के बारे में मुख्य बातें देख लेते हैं। तो ये टार्डिग्रेड्स बेहद छोटे जानवर हैं जिनका आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। हालांकि उनका सूक्ष्म आकार उनकी कठोरता को जुटलाता है। वे अपनी असाधारण लचीलापन और जीवित रहने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके अध्ययन किया गया तो ये पानी में रहने वाले इन जानवरों को जल भालू के रूप में भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिप्टाको गौर्मा चार्टर के बारे में है। तो आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं ने माली की राजधानी बमाको में एक आपसी रक्षा समझौता लिप्टाको गौर्मा चार्टर हस्ताक्षर किया है, इसीलिए चर्चा में आया है। तो ये लिप्टाको गौर्मा चार्टर ये साहिल राज्यों के गठबंधन की स्थापना करता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के लाभ के लिए सामूहिक रक्षा और पारस्परिक सहायता के लिए वास्तुकला स्थापित करना है। ये गठबंधन 3 देशों के बीच सैन्य और आर्थिक प्रयासों का मिश्रण होगा। इसमें ये 3 देश हैं, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो इसमें मैप में देखो ये साहिल रीजन है, तो इसमें ये माली है, ये बुर्किना फासो है और ये नाइजर है। ये पूरा इसको साहिल रीजन बोलते हैं। इसमें चाड, मुर्टेनिया, सेंगोल, गिनिया और ये नाइजीरिया, नाइजर, माली, ये सारे देश आते हैं। आइए देखते हैं। अब ये दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक बीच का हिस्सा है जिसको साहिल रीजन बोलते हैं। आइए देखते हैं। ये इसका इस चार्टर पर हस्ताक्षरकर्ताओं में उसमें से किसी एक पर ये गठबंधन 3 देशों के बीच आर्थिक प्रयासों का मिश्रण होगा और ये चार्टर हस्ताक्षरकर्ताओं में उसमें से किसी एक पर हमले की स्थिति में सैन्य सहित एक दूसरे की सभी सहायता करने के लिए बाध्य होगा। ये 3 देशों को सशस्त्र विद्रोह रोकने या निपटने के लिए काम करने के लिए सभी बाध्य करता है। इसका क्षेत्र माली, बुर्किना फासो और नाइजर, जैसा कि हमने आपको दिखाया, इससे सीमाएं भी मिलती हैं, ये होगा। और हाल ही के वर्षों में जिहादी विद्रोह ने इसे तबाह करके इस रीजन को रखा है, इसीलिए इनमें गठबंधन हुआ है और इनने अपना संगठन बनाया है। साहिल राज्यों के गठबंधन के बारे में मुख्य बातें। तो ये माली, बुर्किना फासो और नाइजर के जुंटा नेताओं ने एक रक्षा गठबंधन करने के लिए चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे साहिल रीजन या साहिल राज्यों के गठबंधन के रूप में जाना जाता है। इस गठबंधन के तहत एक से अधिक हस्ताक्षरकर्ता और राज्यों पर किसी भी हमले को सभी हस्ताक्षरकर्ताओं पर हमला माना जाएगा। ऐसा ही इसी तरह का एक संगठन यूरोप का है जिसको हम नाटो बोलते हैं। 3 पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के बीच गठबंधन में सभी सैन्य जुंटा और पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों का शासन था। ये 3 देश फ्रांस समर्थित G5 साहिल गठबंधन संयुक्त बल के भी सदस्य थे, जबकि चाड और मॉरिटानिया अन्य 2 सहयोगी थे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण के बारे में। भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण ये हाल ही में अभी केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने बिहार के अररिया में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर बने नवनिर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। तो ये भूमि बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित एक प्राधिकरण है, भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण। इसका गठन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर यात्रियों और सामान्य सीमाओं पर आवाजाही के लिए सुविधाओं के लिए
विकास और प्रबंध के लिए किया गया था। यह भारत की सीमा में बुनियादी ढांचों के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये भारत के सभी सीमाओं पर कई एकीकृत जांच चौकियां का प्रबंधन करता है। ये अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल तो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों, इनको दोनों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की तारीख को लेकर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले या 5 वर्ष की अवधि, इसमें से जो पहले जाता है रिटायरमेंट का कार्य है कार्यकाल। इनका कार्य तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ निर्दिष्ट बिंदुओं पर यात्रियों और वस्तुओं की सीमाओं पर आवाजाही के लिए सुविधाओं को विकसित करने और स्वच्छता और प्रबंधन करने का आदेश देता है। इसका नोडल मंत्रालय तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू कमांडुक डेयरी के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद याक या राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने अभी अरुणाचल प्रदेश के न्यू कुमांगडुंग गांव में याल्क दूध के लिए अपनी तरह की पहला पार्लर स्थापित किया है। न्यू कुमांगडुंग डेयरी तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद याक अपर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में फार्म में स्थित है। ये पश्चिमी कामेंग जिले में फार्म दिरांग से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जहां याक अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसका उद्देश्य तो ये दूध और उसके विविध व्युत्पन्नों को लोकप्रिय बनाकर याक पालन को अधिक लाभदायक बनाना है। याक के बारे में तो ये एक याक पोएफेगस ग्रूनियंस और इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में रहने वाले उच्च भूमि जातीय समुदायों की जीवन रेखा है। इनका वितरण तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख की ऊंचाइयों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जानवर परिवहन के अलावा दूध, मांस, फाइबर, खाल और गोबर पैदा करने के लिए पर्वतारोहियों की आजीविका को बनाए रखता है। जो पर्वत पर लोग रहते हैं उनकी आजीविका के साधन है। याक का दूध और दूध से बने उत्पाद विटामिन और खनिज की खुराक के बिना अत्यंत हाइपोकिप्स और कठोर वातावरण में पनपने वाले इन उच्च भूमि समुदायों के आहार के विभिन्न अभिन्न अंग है। याक का दूध मलाई सफ़ेद, गाढ़ा, मीठा, सुगंधित और गाय के दूध की तुलना में प्रोटीन, वसा और लैक्टोज, खनिज और कुल ठोस पदार्थों से अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। ये सामान्य तौर पर याक के दूध को प्राकृतिक रूप से केंद्रित दूध माना जाता है, जो उच्च पोषक तत्व घनत्व में समृद्ध होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। हमारा अगला आर्टिकल भारत कोष पोर्टल के बारे में है। आइए देखते हैं भारत कोष पोर्टल। तो ये अभी हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारत कोष पोर्टल पर एक ई वॉलेट भुगतान विकल्प लॉन्च किया है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक की पहल है। ये किसी भी शुल्क, जुर्माना या अन्य धन की सरकारी खाते में जमा करने के लिए वन स्टॉप सेवाएं प्रदान करता है। ये भारत सरकार के सभी नागरिक मंत्रालय विभागों को एकजुट करता है और इसका उद्देश्य वेब आधारित पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनके दरवाजे पर इंटरनेट आधारित भुगतान संबंधी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सरकारी खाते में पैसा जमा करने के लिए 24/7 मतलब 7 दिन और 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करेगा। इस प्रकार ये कहीं भी और कभी भी ई कुशल, ई प्रभावी, ई उत्कृष्ट और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सरकार की ई गवर्नेंस प्रतिबद्धता का लाभ उठाता है। वैसे कैसे काम करेगी ई वॉलेट सुविधा? तो यह ई वॉलेट भारत कोष पोर्टल में विभिन्न नियामक अनुमोदनों के लिए, शुल्क और प्रसंस्करण के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। यह एक प्रीपेड वॉलेट के रूप में कार्य करता है, जो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को अग्रिम रूप से धनराशि जोड़ने में सक्षम बनाएगा। मतलब उसमें तुम पहले से अपने पैसे ऐड करके रख सकते हो और प्रारंभ में धनराशि जोड़ने के लिए केवल नेफ्ट और आरटीजीएस मोड की अनुमति ही होगी। उपयोगकर्ता तुरंत रसीद और चालान भी जनरेट कर सकेंगे और ये प्रक्रिया विफल होने पर बैंक लेन देन की समस्या को समाप्त करते हुए तुरंत रसीद और चालान तैयार करने में सक्षम बनाएगी। यह सुविधा केवल पंजीकृत भारत कोष उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी और जिसमें वॉलेट लेन देन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए एक अद्वितीय वॉलेट आईडी उत्पन्न की जाएगी। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। इतने हमारे आर्टिकल थे।
वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।